Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in physics class. Students, लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड यूनिट को स्टार्ट कर लिया था जिसका नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। हमने थर्ड ए चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था जिसका नेम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, definition of a magnetic field, unit of magnetic field, force on a moving charge in a magnetic field. Okay, today our topic is Biot-Savart law. Students, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, Biot-Savart law and it is application. Okay, इस चैप्टर में 2 लॉ है, Biot-Savart law and Ampere-Circuital law. ये दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी एप्लीकेशन एग्जाम में 5 मार्क्स की आ जाती है। First of all, what is Biot-Savart law? It deals with the magnetic field induction at a point due to a small current elements. Let us suppose हमारे पास एक XY कंडक्टर है जिसमें I करंट पास हो रहा है। बेटा मैंने आपको बताया था किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो Biot-Savart law किसके बारे में बताता है? अगर किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो किसी गिवन पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू Biot-Savart लॉ बताता है। ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास XY एक कंडक्टर है, I इसमें करंट पास हो रहा है। ठीक है, हमने क्या कंसीडर किया, कंडक्टर का एक शॉर्ट पार्ट कंसीडर कर लिया AB की जो लेंथ है हमने DL कंसीडर कर ली। ठीक है, हमने AB से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया। ठीक है, R क्या है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू Biot-Savart लॉ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट्स। तो मैंने आपको पहले बताया जो Biot-Savart लॉ है, अगर हम किसी कंडक्टर में करंट पास करेंगे उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा किसी गिवन पॉइंट पे उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो हमने P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, करंट के कारण। Biot-Savart लॉ के अकॉर्डिंग क्या होएगा, जो स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होएगा उसको हम dV से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का मतलब है जितना कंडक्टर में करंट पास होएगा मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P उतना ही लार्ज होएगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, मतलब कि जो DL हमने स्मॉल लेंथ कंसीडर की थी XY कंडक्टर की। नेक्स्ट, DV इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब कि जो कंडक्टर और किसी गिवन पॉइंट पे एंगल था साइन थीटा पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, DV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², मतलब कि जितना जैसे XY हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर डिस्टेंस लार्ज होएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होएगा, अगर डिस्टेंस कम होएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लार्ज होएगा। अगर हम ऊपर वाले सारे फैक्टर को कंबाइन कर देते हैं तो DV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R²। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो हम K राइट करेंगे, K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, जैसे हमने कूलम लॉ में कंसीडर किया था जो K की वैल्यू है दैट इज डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मीडियम। ठीक है, फ्री मीडियम मतलब कि फ्री स्पेस के लिए, ऐसे ही सिस्टम के लिए K की वैल्यू होएगी μ0 अपॉन 4 पाई। बेटा जैसे हमने एप्सिलॉन नोट को डिस्कस किया था ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में था, मैग्नेटिक फील्ड में हम μ0 या म्यू राइट करेंगे। μ0 का मतलब है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नोट का मतलब था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, μ0 का मतलब है परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, अगर हम ऐसे सिस्टम कंसीडर करेंगे और फ्री स्पेस कंसीडर करेंगे तो K की वैल्यू होएगी μ0/4 पाई। अगर हम फ्री स्पेस कंसीडर करेंगे और CJ सिस्टम कंसीडर करेंगे तो K की वैल्यू होएगी 1। अगर हम K की वैल्यू μ0/4 पाई पुट कर देंगे तो हमारे पास DV की वैल्यू आ जाएगी μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R²। बेटा न्यूमेरिकल में मोस्टली ये फॉर्मूला यूज होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं μ0 क्या है। where mu naught is called absolute magnetic permeability of the free space.
ओके, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और इसकी यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर पर मीटर, क्योंकि हम ऊपर वाले फॉर्मूले से इसकी यूनिट ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आर को हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, आई डी एल इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो म्यू नोट किसके इक्वल आ गया, बी आर स्क्वायर अपॉन आई एल। मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट क्या होती है टेस्ला। इसकी एक यूनिट और भी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम बी की वैल्यू यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर पुट कर देंगे, आर स्क्वायर में है इसलिए इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। आई क्या है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एल लेंथ है, एल की यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर के साथ मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो इसकी यूनिट आ गई वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ऐसे हम अगर हम यहाँ पे बी की वैल्यू टेस्ला पुट करेंगे, मतलब कि बी की यूनिट टेस्ला पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मीटर एम्पियर, एक आर के साथ एक आर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसकी यूनिट आ गई टी मतलब टेस्ला पर एम्पियर मीटर। और हमारे पास डीवी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया म्यू नॉट पॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा पॉन आर स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी एप्लीकेशन वायट-सैवर्ट लॉ की इस फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसको लर्न कर लेना, म्यू नॉट पॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा पॉन आर स्क्वायर। एसआई सिस्टम के लिए होएगा, सीजीएस सिस्टम के लिए के की वैल्यू 1 होती है, इसलिए सीजीएस सिस्टम के लिए डीवी की वैल्यू किसके इक्वल होएगी, आई डी एल साइन थीटा पॉन आर स्क्वायर। बेटा ये तो मैग्नीट्यूड में था डीवी की वैल्यू। ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम इस सारी टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, आर कैप। आर कैप क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, आर कैप की हम वैल्यू पुट कर देंगे वेक्टर आर वेक्टर पॉन आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब हमने यहाँ पे आर वेक्टर पुट कर दिया तो हमने डीएल और आर को क्रॉस फॉर्म में राइट कर दिया, क्योंकि साइन थीटा है। अगर साइन थीटा होता है तो क्रॉस आता है, अगर कोस थीटा होता है तो डॉट आता है। तो ये क्या फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे आर स्क्वायर था, अगर हमने आर कैप की वैल्यू पुट की आर पॉन आर, ठीक है, इसलिए नीचे आर क्यूब आ गया। तो डीवी का हमारे पास वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट पॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ डीवी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डीवी वुड ऑब्वियसली बी द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर डीएल एंड आर। बेटा डीएल और आर में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। आपने +1 में अच्छे से स्टडी किया होगा क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। अगर 2 वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो थर्ड वेक्टर प्रोड्यूस होता है दैट इज आल्सो वेक्टर, मतलब कि जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है वो वेक्टर होती है। अगर यहाँ पे डॉट होता तो जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होएगी वो स्केलर होएगी। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस, इसलिए डीवी क्या है, एक वेक्टर। ठीक है, इस दोनों की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों मतलब कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, जो थर्ड वेक्टर प्रोड्यूस होएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होएगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से स्टडी कर सकते हैं। बेटा ये तो था स्मॉल एलिमेंट के कारण एट ए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम होल मतलब कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर के लिए फाइंड करेंगे तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस सारी टर्म को क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे म्यू नॉट पॉन 4 पाई, इसके इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी टर्म, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा, आई डी एल क्रॉस आर पॉन आर क्यूब। बेटा हमने इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है। ठीक है, ये तो मतलब कि बीएससी वगैरह लेवल में भी इसका इंटीग्रेशन नहीं है, बट हमने वैसे राइट ही करना है, होल लेंथ के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने वायट-सैवर्ट लॉ को डिस्कस किया। वायट-सैवर्ट लॉ क्या होता है, कल हम इसकी एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, मेन इसका मतलब कि क्या पर्पस है वायट-सैवर्ट लॉ का, अगर कोई भी कंडक्टर करंट मतलब कि पास कर रहा है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू के बारे में वायट-सैवर्ट लॉ बताता है। ओके, और कल हमने यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। आज थोड़ा सा हम इसको डीपली स्टडी कर लेते हैं। बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है एसआई सिस्टम में टेस्ला होती है और सीजीएस सिस्टम में गॉस होती है। ठीक है, तो टेस्ला तो B इज इक्वल टू F अपॉन
क्यू बी की यूनिट टेस्ला, फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। ठीक है, करंट किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज किसके इक्वल होएगा? करंट इनटू टाइम। इसलिए हम राइट कर सकते हैं चार्ज की यूनिट एम्पियर इनटू सेकंड, क्योंकि करंट की यूनिट एम्पियर होती है, टाइम की क्या होती है? सेकंड। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इसलिए 1 टेस्ला किसके इक्वल आ गया? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, एक ऐसे सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की और यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। बेटा ये सारी यूनिट आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट? टेस्ला एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है गॉस। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। 1 गॉस किसके इक्वल होता है? 10⁻⁴ टेस्ला। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वी नो दैट V इज इक्वल टू F/QV। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1L1 T⁻⁻²। चार्ज का होता है AT, वेलोसिटी का LT-1। ठीक है, इसको सोल्व करके आ जाएगा m(a⁻⁻1 T⁻⁻²। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया वाइट-सेवर्ट लॉ और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने अच्छे से इसको स्टडी करना है, क्योंकि कल हम इसकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। एप्लीकेशन को स्टडी करने से पहले आपको वाइट-सेवर्ट लॉ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे इसके नोट्स बनाना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।